हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। मतलब ये कि जो सीपीपी मतलब केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल की जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये अगर बुक पढ़ रहे हैं तो उसकी चैप्टर नंबर 9 को मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है स्टिचियोमेट्री। मैंने बस स्टिचियोमेट्री लिख दिया, बाकी केमिकल रिएक्शन भी उसका नाम है। तो बस मैंने मेन फोकस किया स्टिचियोमेट्री पर। अब इसकी मैं आज आपको करवाऊंगा स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 9.1 और एग्जाम्पल नंबर 9.2 और हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो यहां पर पहली जो चीज है वो हमारा सब कुछ जो लेना देना है इससे वो है स्टिचियोमेट्री से। अब ये है क्या स्टिचियोमेट्री, जरा देखते हैं। यहां पर स्टिचियोमेट्री के अंदर देखिए चैप्टर नंबर 8 तक जो आपने पढ़ा उसमें अभी तक आपको कभी भी रिएक्शंस का सामना नहीं करना पड़ा। सिर्फ आपका ताल्लुक था मिक्सचर से। दो चीजें आपस में मिक्स करते हैं और वही चीजें रहती हैं, कोई नई चीज नहीं बनती। वही चीज आप जो मिक्स कर रहे होते हैं और उतनी ही बाद में आपको बननी है। मतलब ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपने पानी लिया और उस पानी में शुगर डाल दी तो ये मिक्सचर है, क्योंकि अभी भी पानी के अंदर शुगर मौजूद है, तो ये मिक्सचर है, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब इस चैप्टर से आपको स्टिचियोमेट्री पढ़नी है, मतलब अब आप मिक्सचर नहीं, अब आप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको हर चीज को ध्यान से समझना होगा, ताकि अगर आप आगे जिस तरीके से बढ़ते जाएं उस तरीके से आपका माइंड जो है पहले ही प्रिपेयर हो उसके लिए। तो सबसे पहले हमें देखना है स्टिचियोमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या। तो याद रखिएगा स्टिचियोमेट्री असल में पढ़ना यह है कि हमें यहाँ पे क्वांटिटेटिवली पढ़ना है। मतलब ये हमें ये देखना है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कितना मास है। अब याद रखिएगा ये जो स्टिचियोमेट्री है ना, ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। आपने पढ़ा होगा कि मास जो है वो ना ही खत्म होता है और ना ही उसे तबाह किया जाता है, ना ही उसे बनाया जा सकता है। तो इसी पे ये बेस करता है स्टिचियोमेट्री कि जितना मास रिएक्शन से पहले होगा उतना ही मास रिएक्शन के बाद होगा। जब भी आपको केमिकल रिएक्शंस मिले आपको एक बात हमेशा अपने दिमाग में फिक्स रखनी है कि आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। मतलब दो चीज आपको याद रखनी है। एक, जिसका रिएक्शन हो रहा है ना वो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, लाजमी रिएक्शन पता हो। और दूसरी चीज का जो आपको ख्याल रखना है वो रिएक्शन जो हो ना वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई ना तो फिर आप उस पर स्टिचियोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते, स्टिचियोमेट्री की कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड बेस करती है। तो जितना मास रिएक्शन से पहले होगा उतना ही बाद में भी होना जरूरी है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो याद रखिएगा अब हम केमिकल रिएक्शन की दुनिया में कदम रख चुके हैं। तो याद रखिएगा अब आपको हर चीज को बहुत ध्यान से करना होगा और समझ के करना होगा, क्योंकि रिएक्शन जब आते हैं ना तो बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहां पर पहली जो एग्जाम्पल है ये इतनी आसान है कि कुछ नहीं कह सकते। तो यहां पर ये आपके सामने एक रिएक्शन मौजूद है, इसके अंदर काफी ज्यादा बातें थी वो बेकार है, बिल्कुल सही है ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेन मकसद पे बात करेंगे। इस रिएक्शन वो बोल रहा है क्योंकि आपको पता है स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन अप्लाई करने के लिए पहला काम आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना ही होगा। तो पहली एग्जांपल में आपको यही सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सही है ना। तो वैसे तो हमारे पास और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास कभी इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो उस वक्त ये टेक्निक बहुत ज्यादा काम आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो हमसे क्या क्या रहा है इसके अंदर कि आप ए की वैल्यू बताओ। ये क्या है, असल में एक बात बता दूं आपको, यहां पर ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। ये आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में। तो यहां पर इसके साथ जो लिखा हुआ है ना कंपाउंड के साथ, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। क्या है, 1। तो इसका मतलब ये जो है ना ए, ये 1 ए बी सी, ये सारे है क्या, ये असल में इनको कहा जाता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स।
कोफिशिएंट्स होते हैं। याद रखिएगा, ये वर्ड आपको बहुत काम आएगा, याद रखना है इसको। ये सारे के सारे क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। चले भाई, अब अगर आप देखें तो आपको इन चारों में से जो, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, 2 रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, इनमें से आपको रिएक्टेंट वाले का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता है और बाकी 3 के नहीं पता। तो आपको ए भी पता करना है, बी भी पता करना है और सी भी। तो याद रखिएगा, एक तो पता होना चाहिए, उसके बाद आगे के आप खुद निकाल सकते हैं। तो एक किसी को भी आप कुछ भी मान लीजिएगा और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको अगले 3 पता चल जाएंगे। तो याद रखिएगा, एक का पता स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक का आपको खुद अज्यूम कर लेना है, उन्होंने खुद दिया हुआ तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अब शुरू करते हैं। अब करना क्या है, बहुत आसान सी बात है। यहां एलिमेंट काउंट करें कितने हैं, 3 एलिमेंट है यहां पर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप क्या करें, इन तीनों पे अलग अलग बैलेंस अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले हम लगा लेते हैं कार्बन बैलेंस। क्या लगा लेते हैं, कार्बन बैलेंस। तो कार्बन को जरा बैलेंस करते हैं, जरा कार्बन को जरा बैलेंस करें। तो यहां पर 1 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे 1, उसके बाद 6 कार्बन है तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहां पर ए है तो ए लिखेंगे, इसके अंदर कोई भी कार्बन नहीं है तो कार्बन नहीं है तो क्या लिखेंगे 0। उसके बाद इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है ना, उसके बाद बी, ये आ गया बी। उसके बाद इसमें कितने कार्बन है, 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद कार्बन मतलब सी, उसके बाद इसके अंदर कितने कार्बन है ही नहीं तो मल्टीप्लाई बाय 0। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में करवा रहा हूं, वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी ये बात। तो यहां पर 6 1 से क्या हो जाएगा, 6 प्लस का a 0 था 0, b 1 जा b, प्लस का c 0 था 0। तो हमारे पास b निकल के आ गया, क्या b निकल के आ गया हमारे पास 6। चले भाई, एक अननोन पता चल चुका है b। अब कार्बन बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर दूसरा बैलेंस लगाएंगे हम, हाइड्रोजन बैलेंस। तो यहां पर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं जरा। तो यहां पर पहला स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय, इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है, दैट इज 12। तो यहां पे इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद प्लस ए लिखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, एरो आया इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद बी, उसके बाद यहां पे अगर हम देखें तो यहां भी कोई हाइड्रोजन नहीं है तो 0, प्लस यहां पे सी है, सी लिखेंगे, यहां पे कितने हाइड्रोजन 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो यहां पर 12 1 12 हो गया, a 0 था 0 हो गया, b 0 था 0 हो गया और c 2 था क्या हो जाएगा 2c, और c हमारे पास क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, और 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, दैट इज 6। तो हमारे पास c की वैल्यू भी निकल के आ गई, दैट इज 6। अब आखिरी बैलेंस लगा लेते हैं ऑक्सीजन। तो यहां पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन बैलेंस लगा लेते हैं। तो ऑक्सीजन बैलेंस में क्या होगा जरा देखें। अब देखें, मैं सब में ऑक्सीजन मौजूद है तो पहला 1 आ गया 1, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, इसमें ऑक्सीजन कितने 6 तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद प्लस यहां पर ए, अब ए हमें पता है ए कितना है हमारे पास, दैट इज, चले ए नहीं पता सॉरी, ए। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने 2, तो यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एरो आया तो इक्वल टू लगाया, बी तो ये आ गया बी, बी हमारे पास कितना दैट इज 6, तो यहां पर 6 आ गया। उसके बाद CO2, तो यहां पर इसमें ऑक्सीजन कितने 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद प्लस यहां सी हमें पता है दैट इज 6। उसके बाद इसके अंदर ऑक्सीजन कितने 1 तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहां पर 6 1 6, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2a, 6 2 क्या हो जाएगा 12, 6 1 क्या हो जाएगा 6। तो यहां पर 2a अपनी जगह पर रहेगा, इज इक्वल टू 12 प्लस 6 क्या हो गया 18, प्लस का 6 हमारे माइनस का 6, तो a चाहिए, 18 माइनस 6 क्या हो गया 12, यहाँ 2 मल्टीप्लाई यहाँ एक डिवाइड, और यहाँ पे हमारे पास a निकल के आ गया क्या 6। तो यहां पर जाके हमने a भी निकाल लिया। अब हमारे को तीनों अननोन पता है। तो नाउ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज, नाउ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, तो जरा देख लें यहां पर। तो यहां पर C6H12O6 प्लस का बी, ए हमारे पास क्या निकल गया है 6, तो यह 6O2,
उसके बाद बी हमारे पास क्या निकल गया है, वो भी 6 है, तो 6CO2 प्लस का, और सी भी हमारे पास क्या निकल गया है 6, तो यह गया 6H2O। और यहां जाके ये एग्जाम्पल 9.1 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम मेन चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल 9.2 की तरफ। इसे नोट कर लीजिएगा, इसकी तो मैं पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी मिल जाएगी। तो मैं सोच रहा हूं कि एक साथ ही चले मैं भेज ही दूंगा, छोड़ें, आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल 9.2 की तरफ। तो यहां आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 9.2 आ चुकी है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, सुनते जाइएगा क्या कह रही है। तो यहां ये कह रही है कि इन द कंबस्शन ऑफ हेप्टेन। सबसे पहली बात, कंबस्शन क्या होती है? कंबस्शन असल में होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को जलाना, उसे हम कहते हैं कंबस्शन। इतनी बात क्लियर। और अब ये जला किसको रहे? ये जला रहे हेप्टेन को। अब सवाल ये हेप्टेन क्या है? तो यहां पर ये असल में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, ये अल्केन की फैमिली से बिलोंग करता है। और अल्केन की फैमिली के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस का 2। हेप्टेन है, हेप्ट का मतलब होता है 7, इसका मतलब 7 कार्बन हो गए, तो n की जगह आ जाएगा 7, और 2 7 14, और 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब ये है हेप्टेन। क्या है ये? दिस इज हेप्टेन। चले भाई, ये बात भी क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि जब हमने हेप्टेन को जला लिया तो हमें मिल क्या रहा है, वो बता रहा है। और आपको एक बात मैं बता दूं, आपने सेकेंड ईयर में भी ये पढ़ा होगा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें जब भी हम कंबस्शन करवाते हैं उनकी, तो वो दो ही चीजें देते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। ये आपने पढ़ा हुआ है। चले भाई, तो यहां पे वो बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। हमने बोला कोई मसले वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब वो बोला मान लो, अपनी मर्जी से मान लो। सही, हमने बोला अज्यूम दैट, कि हमने मान लेते हैं कि हम चाहते हैं 500 केजी ड्राई आइस को बनाना पर आवर। हर एक घंटे में हम चाहते हैं कि 500 केजी ड्राई आइस बने। एंड और ये बात बता रहा है कि दैट, कि हमने अज्यूम किया हुआ है, माना हुआ है कि 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ड्राई आइस। वो कहना चाह रहा है, और हमने ये भी अज्यूम किया हुआ साथ साथ कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसमें से 50% ड्राई आइस होगी और 50% कार्बन डाइऑक्साइड। अब सवाल पैदा होता है सर कि ये जो ड्राई आइस है ये क्या है? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है तो ये गैस है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो फिर इसको कहा जाता है ड्राई आइस। तो यहां पे मैंने आपको दिखा भी देता हूं, नेट पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा, देख रहे हैं? तो ये है असल में क्या है, ड्राई आइस है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम उसे कहते हैं ड्राई आइस। क्लियर हो इतनी बात? चले, तो वो कहना चाह रहा है कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसमें से 50% गैस वाली कार्बन डाइऑक्साइड है और 50% सॉलिड वाली, जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस। क्लियर हुई बात? उसके बाद वो कह रहा है कि हाउ, अब ये है मेन क्वेश्चन कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है? हमें वो बोल रहा है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ हेप्टेन, हमें कितने किलोग्राम्स ऑफ हेप्टेन चाहिए होगी, मस्ट बी बर्न पर आवर, हमें कितने किलोग्राम हेप्टेन जलानी पड़ेगी हर घंटे, ताकि हमें हर घंटे 500 केजी ड्राई आइस मिलती रहे। तो इसके लिए कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला काम, आपको मैंने क्या कहा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन आ जाए तो आपको सबसे पहला काम करना है रिएक्शन को लिखना और उसको बैलेंस करना। यह है पहला काम। तो जरा देखते हैं, पहले रिएक्शन को लिखते हैं। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, उसने बोला हेप्टेन। हेप्टेन कौन है? C7H16, इसको लिया और इसका हमने कंबशन करी। कंबशन का मतलब होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने रिएक्शन करवा दिया। उसके बाद बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। क्लियर हो यहां तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब देखो स्टूडेंट, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा, करना है मैं करूंगा, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। आप चाहे उस तरीके से कर लें या तो सिर्फ देख के ही कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है।
तो बस आपको इसको बैलेंस करना है, तो मैं इसको बैलेंस करता हूं, उसके बाद हम आगे की काम करते हैं। चले भाई, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। चले, बहुत अच्छी बात है। अब आप चाहें तो डायग्राम बनाना चाहें तो बना लें, सही, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, छोटी सी डायग्राम है इसकी। बहुत डायग्राम से ये होता है कि आपको समझ में आ जाती चीजें बहुत आसानी से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये है रिएक्टर। क्या है? रिएक्टर। इस रिएक्टर में आपने क्या किया, दो चीजें इन करवाई। क्या करवाई? दो चीजें। पहली चीज हेप्टेन। हेप्टेन कौन है? C7H16। और ये असल में कौन है? गैस। क्या है ये? गैस। और ऑक्सीजन जो भी एक और क्या है, ये भी क्या है? गैस। ये आपने इन करवाई इस रिएक्टर में। अब आपको मिला क्या? आपको मिला सबसे पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड तो मिला, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में भी मिली। तो ये आपको कितनी मिली? 50%। ये कितनी मिली? ये भी 50%। और इसके अलावा आपको वाटर भी मिलेगा, सही है ना? तो ये आपके सामने एक सिंपल सी डायग्राम है, मैंने आपके सामने बना दी कि क्या क्या हुआ है। अब जरा मेन फॉर्म, मैंने इसको बैलेंस कर दिया इक्वेशन को, आपको तरीका बता चुका हूं, तो मैं इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। अब मेन मकसद की तरफ आते हैं। अब क्या करें? दूसरी चीज, बेसिस को सिलेक्ट करना। बेसिस क्या होती है? अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू असाइन कर देना। अब जरा सुनिएगा, अब हम अपनी मर्जी से असाइन इसमें वैल्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि हमें हमेशा हमें क्या चाहिए? 500 kg ड्राई आइस चाहिए ही चाहिए। तो इसी को, क्योंकि पूरे सवाल में सिर्फ एक ही चीज आपको पता है, तो इसी को आपको बेसिस अज्यूम कर लेना है। अगर सवाल में कुछ भी पता नहीं होता तो मैं किसी को भी, मतलब मैं मान लेता हूं मेरे पास 100 ग्राम ये है, ये किसी एक को भी मैं अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू असाइन कर देता। लेकिन सवाल में मौजूद है कि हमें 500 kg ड्राई आइस पर घंटे चाहिए, पर आवर चाहिए, तो हम इसी को बेसिस अज्यूम करेंगे। उसके बाद आगे की कैलकुलेशन। तो सर देखें, तो यहां पर दूसरा काम आपका क्या है? बेसिस को सिलेक्ट कर लेना है। तो बेसिस क्या सिलेक्ट कर रहा हूं मैं? यहां बेसिस सिलेक्ट कर लेता हूं कि क्या सिलेक्ट कर रहा हूं मैं? सिलेक्ट कर लेता हूं 500 kg ड्राई आइस पर आवर। सही है? तो मैंने क्या बेसिस अज्यूम कर ली कि हमें 500 kg ड्राई आइस पर आवर चाहिए। ये हमारी क्या हो गई? बेसिस हो गई। अब आए जरा, यहां तक का काम कंप्लीट होने के बाद हमारी जिंदगी ऑटोमेटिकली आसान हो चुकी है। अब जरा एक जो मुझे भी कंफ्यूज कर देती थी जो बात, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। सवाल में इन्होंने लिखा हुआ है हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ हेप्टेन। सुन रहे हैं ना बात? तो केजी में बात कर रहे हैं। आपको दो चीज मैं बता दूं, याद रखिएगा, जब सिर्फ मोल लिखा हुआ होता है ना, मोल, इसका मतलब है इसके साथ ग्राम लिखा हुआ है। इसके साथ क्या लिखा हुआ? ग्राम। लेकिन हम लिखते नहीं है, होता है लेकिन हम लिखते नहीं है। लेकिन ग्राम के अलावा कुछ भी हो, केजी हो, कुछ भी लगाए, केजी, माइक्रो, नैनो, जो भी है, तो फिर हम उसके साथ लिखते हैं। तो ग्राम है तो नहीं लिखते, सिर्फ मोल लिखते हैं। तो जहां भी आपको मोल लिखा हुआ नजर आए ना, इसका मतलब वो है ग्राम मोल। और उसके बाकी इसके अलावा तो आपको नजर आ ही रहा होगा केजी मोल है किसमें, तो मोल में भी केजी आता है, मोल में ग्राम भी होता है। तो ये बात आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ केजी की टर्म में बात करूंगा मैं, तो इसीलिए मैं लिखूंगा केजी मोल, ना कि सिर्फ मोल। तो मैं केजी की टर्म में बात करूंगा। तो ये बात आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए, तो मैंने बता दी। चले भाई, हमें क्या किया मैंने? हमें पता है हमारे पास 500 kg ड्राई आइस है। क्या है? 500 kg ड्राई आइस है और पर घंटे की है, सही है ना? तो पर आवर हमारे को मिल रही है, चाहिए हमारे को। अब मैं यहां पर डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके इसको कैलकुलेट करूंगा, सही है? लेकिन आप चाहें तो आपके पास और भी तरीके हैं इसको करने के। मोल मेथड भी है, मास मेथड भी है, रेशो मेथड भी है। तो जो मेथड आपको आसान लगे आप उससे करें। ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इस मेथड में टाइम की बहुत बचत होगी। इसमें लिखना नहीं पड़ेगा आपको कुछ, बस जल्दी जल्दी लिखो, काम खत्म। तो ये मैं आपको आसान कर दूंगा, आप भी इसी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। फिर तो अब जरा देखिए, मुझे एक बात बताएं कि ये जो केजी ड्राई आइस है ना, इसे काटना है। इसे क्या करना है? काटना है। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर इसको नीचे ही लिखना पड़ेगा। तो ये बात तो कंफर्म है कि केजी ड्राई आइस तो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि इससे तो कटना ही होगा। तो केजी ड्राई आइस तो कटेगा। अब सवाल ये है
ऊपर क्या आएगा और नीचे वैल्यू क्या आएगी। अब सर सुनिएगा उसने सवाल में क्या कहा था। सवाल में उसने कहा कि आप जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड यहां प्रोड्यूस होगा उसमें से 50% तो ड्राई आइस होगा और 50% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अगर सपोज करें अगर मैं 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मिलता है 1 kg, तो मुझे पता है उसमें ड्राई आइस कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी होगी। तो आप फौरन जवाब देंगे, आप बोलेंगे सर 1 kg अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इसका मतलब उसमें 0.5 kg कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है और 0.5 kg ड्राई आइस। इसी बात का फायदा उठा लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं लेता हूं तो वो हमें 0.5 kg क्या देगा, 0.5 kg ड्राई आइस देगा। और इस तरीके से केजी ड्राई आइस से काट ही देता हूं, केजी ड्राई आइस से केजी ड्राई आइस कट जाएगा। आपको समझाने के लिए काट रहा हूं, कटेगा लेकिन आपको काटना नहीं है, देखना नहीं चाहिए ना। अब आगे देखें, आगे प्रोसीड करता हूं, आगे प्रोसीड करते हैं चले। अब देखें यहां पर इस आर को नहीं छेड़े, इसको चलने दें। अब 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब इस केजी देखिए हमें ये थोड़ी मालूम करना था कितना कार्बन डाइऑक्साइड, हमें तो लेना देना सिर्फ और सिर्फ किससे, हमें चाहिए हेप्टेन कितना चाहिए। इसका मतलब हेप्टेन नजर नहीं आ रहा, लाना होगा। अब जरा सुनिएगा, अब मेन चीज ये इक्वेशन है। अब जरा गौर फरमाए, आप इस इक्वेशन को देख के क्या नजर आ रहा है, आपको ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये बता रही है कि अगर आप 1 मोल, जरा सुनिएगा, ये आपको जो स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नजर आते हैं ना, ये आपको मोल बताते हैं कि ये बता रहा है 1 मोल, ये बता रहा है 11 मोल ऑक्सीजन, ये बता रहा है 7 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बता रहा है 8 मोल ऑफ वाटर। अब जरा सुनिएगा इसको रीड कैसे करेंगे। हमारा लेना देना हेप्टेन से और कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रही है और हेप्टेन में भी जाना है। सुनिएगा, अगर हम 1 मोल, अब देखिए मैं मोल नहीं कह सकता क्योंकि अगर मैं सिर्फ मोल कहूंगा तो वो ग्राम होगा, ग्राम मोल होगा, लेकिन मुझे यहां लेना देना किससे है, मुझे यहां लेना देना है केजी मोल से। तो जरा सुनिएगा, अगर 1 केजी मोल हेप्टेन लूंगा तो वो मुझे 7 केजी मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ये बात तो मेरे काम की है। आज जरा देखते हैं, अब यहां पर जरा देखिएगा क्या लिखूंगा मैं यहां पर कि अगर मैं 1 केजी मोल, अब देखें खुद सोचे, कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे ही होना होगा। क्यों होना होगा, क्योंकि काटना है, लेकिन रुकिएगा सब्र करिएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे केजी है और वहां पे आएगा केजी मोल। अभी जरा देखिएगा मैं यहां क्या लिखूंगा, चले मैं आपके लिए यहां पे ऐसा करता हूं, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जरा सुनिएगा, इसको मैं पहले मोल में कन्वर्ट कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि यहां मैं मोल की टर्म में बात कर रहा हूं, तो पहले मैं इसे मोल में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि लिए आपके लिए कोई परेशानी ना हो। सुनिएगा, ये है हमारे पास केजी में, अब मैं चाहता हूं इसे मोल में कन्वर्ट करना। तो यहां पे सबसे पहली बात, यहां पे हमें पता होना चाहिए 1 केजी मोल, 1 केजी मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर कितने केजी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मुझे बता सकते हैं आप? बिल्कुल, आप बोलेंगे सर ये जो मोलर मास होता है ना, 1 मोल का जो मास होता है उसे हम कहते हैं मोलर मास, और मोलर मास हमें पता होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट कर लीजिएगा, मोलर मास कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपको देगा 44 ग्राम। लेकिन हम केजी की टर्म में बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 44 केजी। तो इसका मतलब अगर हम 1 केजी मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो ये हमारे को 44 केजी क्या देगा, 44 केजी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यहां तक की बात क्लियर? इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी। अब आप देख सकते हैं केजी कार्बन डाइऑक्साइड से केजी कार्बन डाइऑक्साइड कट गया। आगे क्या करें? अब यही वाली जो मैंने आपको बात बताई ना वो लिखूंगा मैं यहां पर। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रैक्टिस करते जाए जिंदगी आसान होती जाएगी। अभी तो शुरुआत है, वक्त के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा। अब जरा आगे देखें, अब यहां पर 1 मोल अगर हम हेप्टेन लेंगे, यहां ऊपर आएगा हेप्टेन, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आके कटेगा। अब 1 केजी मोल
अगर हम C7, अब रुक गया मैं एक जगह देख लूं कि नजर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, मैं थोड़ा इधर कर दिया। अब जरा देखें 1 kg मोल हेप्टेन, हेप्टेन क्या होता है C7H16, अगर हम लेते हैं तो वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जरा आए जरा देखें। 1 kg मोल हेप्टेन अगर हम लेंगे तो वो हमें 7 kg मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो 7 kg मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये बात तो हमें किसने बताई, ये बात तो हमें इस केमिकल इक्वेशन ने बताई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी मैं बोल रहा था बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब वहां जगह खत्म हो रही है, मैं इसको यहां करवा रहा हूं, तो जरा आगे देखें यहाँ पे क्या होगा। अब यहां पर चले, इतनी जगह तो है ही, मैं वहीं करवा ही देता हूँ। चले आगे आगे तरह देखें। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप खुद देखें, केजी मोल कार्बन डाइऑक्साइड से केजी मोल कार्बन डाइऑक्साइड कट गया। अब मुझे एक बात बताएं, उसने क्या सवाल में ये कहा था कि हाउ मेनी किलोग्राम्स मोल, नहीं, उसने तो सिर्फ लिखा हुआ है किलोग्राम्स। इसका मतलब हमें हेप्टेन के कितना किलोग्राम लेना है, मोल की टर्म में बात नहीं कर रहा, वो केजी की टर्म में बात कर रहा है। तो यहां पे हम जहां पहुंचे हैं ना, वो केजी मोल हेप्टेन है, हमें चाहिए केजी में, तो इसको मोल हटाना होगा। और मोल को हटाने के लिए हमें नीचे लिखना क्या पड़ेगा, केजी मोल। क्या लिखना पड़ेगा, काटना है ना, काटने के लिए यहां डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा, केजी मोल C7H16। अब सवाल ये है कि न्यूमिनेटर में क्या आएगा। अभी तो मैंने बताया कि अगर हम, सुनिएगा बात को, मोल से उसमें जा रहे हैं ना, तो यहां पर अगर हम 1 kg मोल C7H6 लेते हैं, अगर हम 1 kg C7H16 का कितना होगा 1 kg में, आप बोलेंगे सर इसका मोलर मास, तो यहां पे इसका मोलर मास जरा कैलकुलेट कर लें। देखें कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 7 एटम है, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 प्लस का 16, ये हो जाएगा 100। तो यहां पर हमारे पास इसका एटॉमिक मास, सॉरी मोलर मास निकल के आ गया हमारे पास 100 ग्राम। लेकिन अभी मैंने बताया कि यहां बात कर रहे हैं केजी मोल की, तो यहां पर ग्राम नहीं, क्या आएगा, केजी। इसका मतलब अगर हम लोग 1 केजी मोल हेप्टेन लेते हैं, इसका मतलब उसमें कितने केजी होंगे, उसमें 100 केजी होंगे। तो यहां ऊपर लिख देंगे 100 केजी हेप्टेन। क्या लिख देंगे, 100 केजी हेप्टेन। तो अब ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। इसे जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हमें पर आवर कितना हेप्टेन जलाना चाहिए ताकि हमें 500 केजी ड्राई आइस हर घंटे मिलता रहे। इस बात को मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा जरा। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो हमें ये बात बता रही है कि हमें इतना केजी हेप्टेन को जलाना चाहिए ताकि हमें हर घंटे 500 केजी ड्राई आइस मिलता रहे। तो जरा मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं, उसके बाद आज की वीडियो एंड करते हैं। तो यहां वैल्यू आ गई, दैट इज 325 केजी हेप्टेन पर आवर। इसका मतलब इतना हेप्टेन अगर हम हर घंटे जला रहे हैं तो फिर हमें हर घंटे 500 केजी ड्राई आइस मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा असल में ऐसा नहीं होगा, असल में कुछ एरर्स आएंगे, साइड रिएक्शंस होंगे, तो जिस वजह से हमें 500 केजी ड्राई आइस तो नहीं मिलेगा, उससे कम थोड़ा सा मिल सकता है, आगे पीछे अमाउंट होगी, एग्जैक्ट नहीं मिल सकता, असल में नहीं मिल सकता। ये हमने जो कैलकुलेशन करते हैं ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कहलाती है, ना कि प्रैक्टिकल। ये हमने किससे कैलकुलेट किया है, ये हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है। और अगर हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आंसर में डिफ्लेक्शंस आएंगी, आंसर में एरर्स आएंगे। तो याद रखिएगा ये बात। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर चीज को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊं। क्यों, क्योंकि डिटेल में समझने का फायदा ये है कि आप आगे चीजों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, वरना ये चैप्टर इतना बोरिंग लगेगा, इतना परेशान करेगा कि उसकी कोई हद नहीं है। तो आज की मैं वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।